अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। तो चले हम नावल की तरफ बढ़ते हैं। वो तकरीबन 2.5 घंटे से इसी पोजीशन में बैठा किसी गैर मरे नुक्ते को घूरे जा रहा था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इसका दिमाग बिल्कुल खाली था, जैसे सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज हो गई हों। फिर इसने अपने रुखसार पर कुछ गर्म सयाल मादा महसूस किया। तस्दीक के लिए इसने सयाल मादे को अपनी उंगली के पूरों पर लिए। अचानक से इसे झटका लगा था। वो रो रहा था। हाँ, वो आफताब असद अली रो रहा था। तभी इसके कानों में किसी की खनकती हुई आवाज़ आई थी। कौन कहता है प्रोफेसर साहब के मर्द रोया नहीं करते। मर्द का रोना औरत के रोने से 1000 गुना ज़्यादा दर्द से लबरेज होता है, क्योंकि जब एक औरत रोती है ना, इसे हौसला देने के लिए कई लोग आगे आते हैं, लेकिन जब एक मर्द रोता है ना, तो इसे हौसला देने का हौसला बड़े बड़े सोमारों सूट माओ में तक नहीं होता। माही दर्द की शिद्दत से फूट फूट कर रो दिया था। इसकी तरह रोने से दर्द दीवार भी कांप उठे थे, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ बाहर न जा सकी। अगर जाती भी तो क्या होता। बाहर मौजूद अफराद का दर्द कौन सा इससे मुख्तलिफ था। घड़ी ने 10 बजे के 10 घंटियाँ बजाई थी। वो भी इन घंटियों की आवाज़ के साथ कहीं खो गया था। कल ठीक इसी वक्त वो यहाँ आने की तैयारी मुकम्मल करके बैठा था। कल इस वक्त मैं आपके साथ रहूँगा मनकूहा साहिबा, अब तो रुखसती सच में ज़रूरी होगी है। बोलते हुए वो खुद ही हंस दिया था। ये पहला मौका था जब वो घर से पूरे 2 महीनों के लिए कहीं गया था। इससे पहले इसने अपनी सारी तालीम भी यहीं हैदराबाद में रहकर मुकम्मल की थी। फिर अपनी ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहा था। इसलिए इसने सभी को किया था, लेकिन जैसे सबसे ज़्यादा मिस किया था वो तो दुश्मन जहाँ थी, जिसने इन 2 महीनों में से अपनी आवाज़ तक सुनाने को तरसा दिया था। तरस गया था इसकी चहकती आवाज़ सुनने को। बड़ी बड़ी हिम्मत शरारतों से चमकती आंखों को देखने के लिए, किसी भी नई शरारत के बाद हंस कर सुर्ख अन्हारी होते रुखसार को देखने के लिए। छोटी सी नाक जो इसके डांटने पर गुस्से से फूल जाया करती थी, जहाँ पर हीरे की नौसपीन पूरे आबोताब से चमकती थी। कितने ख्वाब लेकर लौटा था वो घर की प्यासी आंखों को सराब करने के लिए, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके ख्वाब की हकीकत सराब होगी। इसकी हालत तो इस प्यासे की तरह थी। ये जो रेगिस्तान में दौड़ता हुआ पानी के पास पहुंचा था और वहाँ सिर्फ रेत ही थी। घर पहुंचकर सिर्फ 3 मिनट वो बाहर रुका था। फिर जो खबर इसके कानों ने सुनी, इसने इसके सारे हवास गुम कर दिए थे और वो तब से इसी तरह कमरे में साकित जामिद बैठा हुआ था। मेहताब अमजद अली, जिसमें अली हाउस के सभी मकीनों की जान बसती थी। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि अली हाउस की रूह थी। मेहताब सिर्फ 10 साल की थी तब दीजान ने अपने वफा से पहले इसका निकाह अपने 17 साल पोते आफ्ताब से करवा दिया था, क्योंकि मेहताब इनके 4 पीढ़ियों में पैदा होने वाली पहली लड़की थी। कुछ वो पैदा भी बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद हुई थी। अमजद साहब की शादी के पूरे 5 साल बाद मेहताब इस दुनिया में आई थी, इसलिए इसे कहीं और बेचने का ख्याल भी सबके लिए सुहाने रूह था। तो दीजान ने इसका यही बेहतर हल निकाला था। अलार्म की आवाज़ पर इसकी आंख खुल चुकी थी। मामूल के मुताबिक इसने आंखें खोली बगैर साइड टेबल से फोटो फ्रेम उठाई। फिर इसके ऊपर मौजूद फोटो को हटाते हुए इसके अंदर से दूसरी फोटो निकालकर अपनी आंखों के सामने किया। फिर मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर गुड मॉर्निंग जिंदगी कहकर वो वापस इसी तरह रख दिया, क्योंकि गड़गड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। किसी भी वक्त तूफान कमरे में दाखिल हो सकता था। वो अभी उठने ही लगा था कि धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आती येलो फ्रॉक पहने, गले में मफलर के अंदाज में दुपट्टा डाले, घुंघराले बालों की ऊंची सी पौनी बनाए, पाँव में स्केटिंग शूज़ जो इसके गड़गड़ आवाज़ की वजह थे पहने अंदर दाखिल हुई थी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, वो हमेशा वाले अंदाज में से मॉर्निंग विश किया। अपने शूज़ से गोल गोल घूमकर इसके बेड तक पहुंच गई थी। तो मैं आराम से नहीं आ सकती, आफ्ताब ने इसे घूर कर पूछा था, जो इसकी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जा नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी तवज्जो वार्डरोब में थी, जहाँ वो तकरीबन घुसी हुई थी, इसलिए कपड़े निकाल रही थी। आपने कुछ कहा? इसने कपड़े बेड पर रखते हुए पूछा था। तुम बिना धमाके किए नहीं आ सकती है। वो बेड से उठ चुका था। हमेशा का सवाल दोहराया था, जबकि जवाब वो जानता था। मेरा बस चले तो मैं आऊँ ही ना। महताब मुँह में पड़पड़ाई थी। क्या कुछ कहा? आफ्ताब पाँव में चप्पल अड़सते हुए बोला था। कुछ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हूँ, बशर्ते कि मैं आना चाहूँ। वैसे भी बंदे की एंट्री ना धमाकेदार होनी चाहिए, माही ने शान बेनियाजी से कहा था। बस एक बार तुम्हारी ये टायर मुझे मिल जाए, इसे ऐसी जगह फेंक कर आऊँगा, फिर देना धमाकेदार एंट्री। आफ्ताब ने इसके शूज़ को घूरते हुए कहा था। देखिए, अपने शूज़ के बारे में कुछ मत बोलिए, वरना माही को कब अपने शूज़ की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त थी। वरना क्या? आफ्ताब ने कपड़े उठाते हुए एक आबरोश खा के पूछा था। वरना महताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। हाँ, वरना क्या? आफ्ताब इसके आगे आकर खड़े होते पूछने लगा। वरना मैं आपको सुबह उठाने नहीं आऊँगी, माही ने मुँह पर जोड़ते हुए कहा था। तो फिर तो अली हाउस में सुबह नहीं होगी। ये तो वही बात होगी, मुर्गा पाँव नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। आफ्ताब मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था, लेकिन आवाज़ इतनी बाज़ा थी कि 10 कदम की दूरी पर खड़ी महताब ने आसानी से सुन ली थी। आपने मुझे मुर्गा कहा है? माही ने सदमे से मुँह पर हाथ रखा था। फिर कदरे संभल कर बोली थी। हाँ, मेरी शक्ल देखे बगैर ना सच में किसी की सुबह नहीं होती, सिवाय आपके। और
اور اس موٹو کے مہتاب نے فخر سے کہا تھا جو 100% درست تھا۔ آمنہ بیگم، سعدیہ بیگم، اسجد صاحب اور امجد صاحب سبھی صبح مہتاب کے کمرے میں پہنچ کر ہی اپنی آنکھیں کھولتے تھے، پھر اس کے ماتھے پر پیار کر کے ہی نماز فجر ادا کرتے تھے۔ صبح تو میری بھی نہیں ہوتی، آفتاب کے منہ سے بھی ساختہ نکلا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، تم جاؤ، آفتاب نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں سچ میں آپ کو اٹھانے نہیں آؤں گی، دیکھنا۔ مہتاب دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر بولی تھی۔ چچی جان کو بتا دینا۔ آفتاب نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ وہ سعدیہ بیگم کے زبردستی بھیجنے سے ہی آتی ہے۔ پھر آرام سے دروازہ بند ہونے کی آواز بلند ہوئی۔ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آفتاب، تم نے آج پھر ہماری بیٹی کو ڈانٹا ہے؟ آفتاب کے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی اسجد صاحب نے پوچھا تھا۔ ڈانٹا نہیں پاپا، مرغا کہا تھا بھائی نے، جبکہ انہیں مرغی کہنا چاہیے تھا۔ بڑے پاپا، مہتاب نے احتجاج کیا تھا۔ کوکب امجد صاحب نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ اس کی ہنسی ابھی بھی آ رہی تھی۔ کوکب نے فوراً منہ پر انگلی رکھی تھی، البتہ ہنسی بھی ابھی بھی آ رہی تھی۔ بھائی صاحب آپ ناشتہ کریں، اس کی شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مہتاب کی ماما سعدیہ بیگم مہتاب کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جس کا منہ ان کی بات پر اور سوج گیا تھا۔ آفتاب نہ ڈانٹا کرو ہماری بیٹی کو، اسجد صاحب نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر آفتاب نے اسے دیکھا جو مطمئن نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آفتاب کرسی کھینچ کر اجلت میں بیٹھتے ہوئے سب کو بآواز سلام کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام برخودار، بہت جلدی بھی لگ رہے ہو۔ امجد صاحب نے اس کی اجلت دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، آج یونیورسٹی میں کچھ لیٹ ہو گیا ہوں نا چاچو، اس لیے۔ آفتاب نے جلدی سے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کوکب، مہتاب جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہم پہلے ہی لیٹ ہیں۔ آفتاب نے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے دونوں کو ہدایت دی تھی۔ کس چیز کے لیے بھائی؟ کوکب نے حیرانگی سے پوچھا تھا، جبکہ مہتاب آمنہ بیگم کو آنکھوں سے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ گھڑ سواری کے لیے۔ آفتاب نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا آج مہتاب یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ آمنہ بیگم نے مہتاب کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اور میں بھی۔ کوکب نے فوراً اپنا حصہ ڈالا تھا۔ کس خوشی میں؟ آفتاب نے اپنے محسوس انداز میں دونوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ ماہی کے نا پیر میں درد ہے۔ آمنہ بیگم کی بات پر آفتاب نے اسے دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے سکیٹنگ شوز پہنے اچھل کود کر رہی تھی۔ ویسے ماما، یہ کیسا درد ہے؟ یہ یوں نہیں جانے پر ہوتا ہے، گھر میں کودنے سے نہیں ہوتا۔ آفتاب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نظر اس پر تھی جو خود کو کھانے میں مصروف دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم کبھی ڈھنگ کا بہانہ نہ بنانا۔ کوکب نے ماہی کے کان میں گھس کر کہا تھا، کیونکہ دونوں کا آج کہیں اور جانے کا پلان تھا جو اب پکا فلاپ ہونے والا تھا۔ پیر میں نہیں، بس پیر کی چھوٹی انگلی میں درد ہے۔ ماہی نے کوکب کو گھورتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ درد تمہارے دماغ تک پہنچے، ناشتہ ختم کر کے بیگ لے آؤ جلدی سے۔ آفتاب نے اچھے کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، آمنہ بیگم نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا۔ موم یونیورسٹی ہے، فٹ بال کا میدان نہیں ہے جو پیر کے درد سے کچھ فرق پڑے گا۔ آفتاب نے پیر کے درد پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ سب کی دبی دبی ہنسی نکل گئی تھی، لیکن کھل کر کوئی نہ ہنسا تھا، کیونکہ مہتاب سے ناراضگی کسی کو گوارا نہ تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر تم دونوں مجھے تیار گاری کے پاس ملو۔ آفتاب دونوں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیٹا، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتے، تم جانو اور تمہارے پروفیسر جانے۔ مہتاب کی ان کی طرف دیکھنے پر امجد صاحب نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ مہتاب پیر پر رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں بیگ لینے چلی گئی تھی۔ سب جانتے تھے پڑھائی کے نام پر مہتاب کی جان جاتی ہے، وہ تو پروفیسر آفتاب کی وجہ سے ماسٹرز کر رہی تھی، ورنہ بقول مہتاب کے سے کون سا ناسا جا کر دنیا پر ریسرچ کرنی تھی، جو وہ ان موٹی موٹی کتابوں میں گھس کر اپنا آنکھ خراب کرے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا لیتی تھی۔ اس کے پاس یونی نہ جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا، جس پر پروفیسر صاحب آرام سے پانی پھیر دیتے تھے۔ مہتاب، آج تم یونی نہیں آنے والی تھی نا؟ مہتاب کے یونی پہنچتے ہی اس کی فرینڈ زوبیہ نے گویا اس کے زخم پر نمک چھڑکا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے میرے آنے سے؟ وہ جل کے بولی تھی۔ بالکل نہیں، میں تو خوش ہوں، ورنہ میں اکیلی بور ہو جاتی۔ زوبیہ اس کا حال جانے بغیر بولی تھی۔ آنا کون کافر چاہتا تھا، یہ تو اس چنگیز خان کی مہربانی ہے۔ کوکب نے مہتاب کے دل کی بات کہی، جو پیچھے سے گاڑی پار کر کے آتے ہوئے آفتاب نے بھی سنا تھا۔ آپ لوگوں کے کلاس کا ٹائم نہیں ہو رہا؟ آفتاب نے ایک نظر مہتاب کے پھولے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ زوبیہ فوراً جی سر کہتی مہتاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ بھائی پلیز، خدا را دروازہ کھولے، پلیز بھائی، پلیز اوپن دا ڈور۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دن پہلے جب بنگلو میں اس کے دوست عاطف نے، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، اسے اس وائرس کے متعلق شعور بیداری پروگرام میں لے گیا تھا، تو کتنے فخر کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ وہ ان مریضوں اور ان کے افراد خاندان کے درد کو سمجھتا ہے، اسے ان سے ہمدردی ہے۔ لیکن اسے آج پتہ چلا تھا کہ درد سمجھنے کے لیے درد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آج اس کی خود کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ شرٹ جو اس کے پسندیدہ رنگ بلو رنگ کی پہنی ہوئی تھی، اس نے اب عجیب سی حالت میں اس کے بدن پر موجود تھی۔ کسی محبوب چیز کو کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے یہ اس وقت کوئی آفتاب اسجد علی سے پوچھتا، پھر وہ لڑکی تو اس کی روح کی مکین تھی۔
भाई उठे यार, क्या हो गया है? भाई उठे जल्दी से। कोकब जो डुप्लीकेट चाबी लेकर की मदद से आफ्ताब का रूम का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुआ था। इसकी उजड़ी हालत देखकर हवास भागता हुआ था, इसे उठाने की नाकाम कोशिश करने लगा था। भाई उठे, चले पहले फ्रेश हो ले, फिर प्लीज़। कितनी मुश्किल से सबको ये कहकर रूम में भेजा है मैंने, आपको देखता हूँ और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कोकब इसे ज़बरदस्ती वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला था, फ्रेश होकर आए फिर मैं आपको सब बताता हूँ। कोकब की बात पर आफ्ताब ने नज़र उठा के इसे देखा था। एक नज़र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ह थी वो थी शिकायत। इसे अब कहाँ रखा है? वॉशरूम से निकलते ही आफ्ताब ने सवाल किया था। गेस्ट हाउस के रूम में। कोकब ने संजीदगी से जवाब दिया था। कहाँ जा रहे हैं? आफ्ताब को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर कोकब ने इसे बाजू से थाम कर सवाल किया था। अब इसे अभी नहीं मिल सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकता? अगर तुम्हारी याददाश्त सलामत हो तो मैं इसके शौहर हूँ। आफ्ताब ने शौहर पर जोर डालते हुए एक लफ्ज़ छुपा कर कहा था। भाई इस वक्त इसके नर्स पास होती है। तो कोकब ने इसका बाजू छोड़ते हुए बात अधूरी छोड़ी थी। तो भाई प्लीज़ याद समझने की कोशिश करें। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आप मेरी बात सुने। भाई प्लीज़ यार, थक गया हूँ मैं 15 दिन से एक एक को समझाते हुए, कभी पापा को तो कभी चाचू को, कभी चाची को। माही के रूम में बैठते रोती हैं तो कभी मामा गेस्ट रूम को देकर रोती हैं। कोकब आफ्ताब को मुंह खोले देखकर बोला था। थक कर नीचे क्लीन पर बैठ गया था। अलबत्ता आवाज़ रोन सी की थी। सब कैसे हुआ? आफ्ताब इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था। इसे एहसास भी हुआ कि इसका हर वक्त चहता हुआ भाई कितना संजीदा हो गया है। आप पहले कुछ खा ले, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। कोकब खुद को संभालते हुए बोला था। ट्रे इसके सामने की जिसे इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए साइड पर करना चाहा। भाई प्लीज़, माही को नर्स खिला देती है। आफ्ताब का चेहरा देखते हुए कोकब ने कहा था। तो उसने ट्रे को अपने और इसके दरमियान में रखा था। आफ्ताब, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, कल कोई मसला नहीं होना चाहिए। डिनर के बाद वो सब लोग मामूल के मुताबिक लॉन में बैठे थे। तभी अमजद साहब ने आफ्ताब को मुखातिब किया था। जी पापा, सारी तैयारी मुकम्मल है। कल अकरम साहब 9 बजे तक वहाँ पर डिलीवरी देंगे। आप लोग भी वक्त पर पहुँच जाइएगा। आफ्ताब ने जवाब दिया था। क्यों तुम नहीं आ रहे? अमजद साहब ने हैरानगी से पूछा था। नहीं चाचू, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं इस बार नहीं आऊँगा। आफ्ताब काफ़ी का कप उठाते हुए बोला था। दरअसल वो लोग हर महीने के आखिर में गरीब मोहताज लोगों में राशन की तकसीम किया करते थे। बेशक ये हकीकत है कि सदका करने से न सिर्फ माल और दौलत में बरकत होती है बल्कि जान माल पर आने वाली में बहुत सी मुसीबतें भी टल जाती हैं, और ये बात किताब से साबित है। और हाँ, कुछ कैश भी किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। परसों माही सीढ़ी से फिसलते हुए बची थी। आमना बेगम फिक्रमंदी से बोली थी। दरअसल वो सब मेहताब के मामले में बहुत ज़्यादा हसास थे। इसे ज़रा सी भी चोट लगने पर सदका व खैरात करते थे। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे। और माही बेटा, अभी 9 बजे तक तैयार हो जाइएगा। एसडीओ साहब ने खिलाफ मामूल खामोश बैठे मेहताब को मुखातिब किया था। इसकी बात पर मेहताब के बाशी खुल गई थी। सच्ची बड़े पापा? मेहताब फौरन इनके पास बैठते खुशी से टमटमाते चेहरे के साथ पूछा था। मुझे अमजद साहब ने भी इसी के अंदाज में कहा था। मतलब चची जान कल भी ऑन ड्यूटी होंगी? कोकब ने मुस्कुराते हुए माही को छेड़ा था। हाँ वो तो है। क्या है मामा? रोज़ फजर में उठती तो हूँ। माही ने वहीं से एहतजाज किया था। बेटा, हाँ बेटा, 10 बार आपके कमरे के 10 बार आपके कमरे में आने पर आप उठती हैं, और ऊपर से नमाज भी आधी जागी और आधी सोई कैफियत में अदा करके दुआ से पहले ही बेड पर नजर आती हैं। सादिया बेगम ने भी इसकी पोल खोलने में देर नहीं लगाई थी, जबकि ये बात अच्छे से जानते थे। सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। लेकिन मेहताब का मुंह बन गया था। फिर जो मुझे 8 बजे घड़ी की सुइयों के साथ उठाती हैं प्रोफेसर को उठाने के लिए, वो भी तरह तरह की धमकियों के साथ। मेहताब को कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। क्यों बेगम, क्यों धमकियाँ देती हैं आप हमारी बेटी को? मुझे साहब ने मुस्कुराहट दबाते पूछा था। जाने दें बाबा, अब मामा भी क्या करेंगी? वो अब टिपिकल माओ की तरह नहीं बोल सकती ना कि मेहताब सुधर जाओ, कल को पराए घर जाना है, वरना वहाँ तुम्हारे ये नखरे उठाने के लिए हम नहीं होंगे। फिर जब सास ताने मारेगी ना, तब मेरी बातें याद आएंगी, देखना। मेहताब ने खालसन माँ वाले अंदाज में कहा तो पूरा लाउंज सबके कहकों से गूंज उठा था। आफ्ताब जो मेहताब की बहस की वजह से अपनी कॉफ़ी लेकर कमरे की जाने बढ़ रहा था, धीमी मगर जानदार मुस्कुराहट ने इसके होंठों को भी छुआ था। मजीद बोली, मैं ना इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी की बेस्ट फैमिली है। यूनिवर्स की बेस्ट फैमिली है, जिसमें अल्लाह जी सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रखी हैं। मेहताब ने खुशी से अजय साहब के गले लगते हुए कहा था। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत यह है कि उस सिक्के के 2 पहलू पर मुश्तमिल है, खुशी और गम। लेकिन ये अभी मेहताब नहीं जानती थी, क्योंकि इसने बचपन से सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा था। अब बताओ मुझे क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? आफ्ताब ने जहर मार जाने वाले ट्रे खाकर ट्रे को साइड पर रखते हुए पूछा था। भाई, लेकिन कोकब कुछ बोलने ही वाला था कि आफ्ताब ने इसे टोक दिया था। कोकब, मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो और बताओ ये सब कैसे हुआ? आफ्ताब ने संजीदगी मगर सर लहजे में अपना सवाल दोहराया था। आफ्ताब की संजीदगी देखते हुए कोकब ने अपनी बात शुरू की थी। आपकी कॉफ़ी में ताप कमरे में दाखिल होते ही ऐसे बोली जैसे आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया हो। असल में वो पहली बार पी फुरात के वक्त इसके कमरे में आई थी। ऊपर से यूनी में होने वाले वाक़े के बारे में से यकीनन पता चल गया होगा, इसलिए भी वो फ़ौरन यहाँ से जाना चाहती थी। यहाँ टेबल पर रख दो। आफ्ताब साहब टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला था। नज़र सामने टेस्ट के पेपर
पेपर्स पर थी। महताब फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैंने तुम्हें जाने को कहा, नज़र अब भी पेपर्स पर थी। शायद हम पर मार्क्स डाल रहा था। वो मुझे नींद आ रही है तो महताब ने हकलाते हुए कहा था, बैठो। आफ्ताब इसके जवाज़ को खातिर में लाए बगैर बोले सोफ़े की तरफ इशारा किया था। नहीं, मैं ठीक हूँ। महताब जानती थी कि इतनी खातिरदारी के बाद प्रोफेसर धमकाएगा ज़रूर। तुम यूनी से अकेली क्यों आई? बस लग गई अदालत में। झूठ मत बोलना महताब, मेरा दिमाग पहले ही गर्म है। इसकी उंगलियों को चटकारने के अंदाज से वो समझ गया था कि महताब झूठ बोलने वाली है। किस लिए से टोक दिया था? वो क्या? वो मैंने वासिफ को थप्पड़ मार दिया इसलिए। महताब ने डरते बोला था। क्यों? अगला सवाल क्या था? वो उसने ना इनफ महताब सबके सामने तुम्हारी ये ज़ुबान कैंची की तरह चलती है और अब वो मैं कर रही हूँ। आफ्ताब चढ़ के बोला था। वो बिना रुके बोले बिना रुके बोलो वरना तुम यहाँ से आ जाओ, वरना तुम यहाँ से ना जा पाओगी। ये बात अच्छे से याद रखना। वासिफ ना मुझसे पूछ रहा था कि अगर वो मुझे प्रपोज करेगा तो मैं क्या करूँगी। ये बात इसने मेरे पूरे क्लास के सामने पूछा तो मैंने इससे भी थप्पड़ मार दिया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप ही क्लास ले रहे थे, कोका भी पीछे के ग्राउंड में था तो मैं अकेली कैब लेकर घर आ गई। महताब ने की सांस में पूरी बात कह डाली थी कि आफ्ताब ने गहरी सांस ली। इसे थप्पड़ तक की बात यूनी से पता चल गई थी, लेकिन आगे की बात जान के इसे शदीद गुस्सा आया था। तुमने पक्का इसी बात पर थप्पड़ मारा था? आफ्ताब न जाने क्या सुनना चाहता था, और नहीं तो क्या। इस कीमत कैसे मुझसे महताब अमजद अली से इतनी फजूल बात करने की। महताब तंग कर बोली और आफ्ताब के जज्बात ठंडे पड़ गए थे। बात को ठीक कर लो महताब, अमजद अली नहीं महताब, आफ्ताब अली। आफ्ताब ने जज्बात से चूड़ लहजे में कहा था। इसकी बात पर वो फ़ौरन से चटपटाई थी। मैं चलती हूँ। महताब फ़ौरन वहाँ से गायब हुई थी। पता नहीं क्या हो गया था आज इस प्रोफेसर को। उफ, मुझे क्या हो गया था? आफ्ताब बालों में हाथ फेरते हुए खुद कलामी की थी। आफ्ताब 7 साल का था जब महताब पैदा हुई थी। इसे महताब तब से ही पसंद थी। फिर जब इनका निकाह हुआ तब वो 17 साल का था। इसे इस रिश्ते का एहसास था। फिर वो हमेशा से महताब के लिए जज्बात रखता था, लेकिन महताब तब बहुत छोटी थी और मासूम थी। कहीं इसके जज्बात की वजह से महताब की मासूमियत पर आँच न आ जाए, इसलिए इसने खुद पर संजीदगी का खोल चढ़ा लिया था। लेकिन अब वो खोल धीरे धीरे से चढ़ रही थी, क्योंकि महताब बची नहीं थी, लेकिन बचपन अभी बरकरार था। आपने माही को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी? बच्चे कितनी उदास हो गई थी। देखा आपने? आमीना बेगम बेड पर बैठे हुए एस्टर साहब से मुखातिब हुई थी। जानता हूँ बेगम, लेकिन आपको पता तो है ना पिछली बार इस एग्जीबिशन में कैसी आग लगी थी। मैं महताब को ऐसी जगह पर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। आप जानती तो हैं मुझसे ज़्यादा तो आपको इसकी फ़िक्र होती है। एस्टर साहब इनका हाथ थाम कर गोया हुए थे। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि माही बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। फिर इसकी सारी दोस्तें भी तो हैं वहाँ पर हैदराबाद नेशनल एग्जीबिशन में। पिछली बार आग लगी थी, इससे पहले आफ्ताब ने मुँह मना कर दिया था। पिछली बार आग लगी थी और इस बार आप कोई बात नहीं, मैं इसे सुबह समझा लूँगा। एस्टर साहब ने इनको देखते हुए बोले थे, यार तुम अच्छी खासी ज़हीन हो, थोड़ा ध्यान से स्टडी कर लो तो यूनी में टॉप कर सकती हो। लेकिन 2 मौके पास होने पर इत्तेफाक करती है। ज़ुबैर और महताब जो कैंटीन में बैठे हुए थे गाड़ी का वेट कर रहे थे। ज़ुबैर ने हमेशा का टॉपिक स्टार्ट किया था। ये ज़ुबैर का मामूल था। जब भी महताब क्लास में एक्टिव रहकर सारे सवालों के जवाब देती तो ज़ुबैर बाद में से ऐसे ही इसकी शान में कसीदे पढ़ती थी, जो कि सही भी था। महताब काफ़ी ज़हीन थी, कोई भी चीज़ जल्द कैच कर लेती थी, लेकिन महताब तो फिर महताब थी। यार पहली बात तो ये है कि एक ज़हीन बंदा प्रोफेसर काफ़ी है हमारे घर के लिए, बल्कि इसने जीना हराम कर रखा है। महताब बेजारी से बोले थे। और दूसरी बात, मुझे टॉप करके क्या करना है पढ़ाने का शौक़ मुझे है नहीं, दूसरे को जॉब मुझे करनी नहीं देगा। और सबसे अहम बात, मुझे पढ़ने का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें, अल्लाह मेरे इतने मार्क्स है, किस भी प्रोफेसर की मरूने में मिन्नत है। इस नोवेल में इमला की मिस्टेक है बहुत ज़्यादा। मेरे इतने मार्क्स भी प्रोफेसर की मरहूना मिन्नत है। अगर वो भी ना आए तो घर में भी क्लास शुरू कर देगा। महताब ने हंसती बेजारी से जवाब दिया था। क्या हुआ है गर्ल्स? लो ताज़ी ताज़ी आइसक्रीम। तभी कोका वहाँ आया था। उफ, गालिब की उर्दू के दुश्मन। ठंडी ठंडी आइसक्रीम होती है, सब्ज़ी नहीं है जो ताज़ी होगी। महताब इसके हाथ से आइसक्रीम लेते हुए इसे टोकना नहीं भूली थी, जो हमेशा खालिस उर्दू बोलने की नाकाम कोशिश करता था। इसकी भी एक ख़ास वजह थी। ज़ुबैर जैसे उर्दू अदब में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा होता है क्या? कोकब अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला था। नज़र ज़ुबैर पर थी। जी कोकब भाई, ज़ुबैर हंसते हुए बोली थी और इधर कोकब का मुँह बन गया था। अलबत्ता महताब का हंस के बुरा हाल था।
मुबारक हो मोटू, आखिर तुम्हारा भी निकाह होने वाला है। मेहताब जो अभी ज़ुबैर के घर से आई थी, लाउंज में टीवी देख रहे कोकब के पास दब से बैठते हुए बोली थी, जबकि बड़ों ने अपने अपने कमरों की राह ली थी। खैर मुबारक हो, और क्या तुम्हारा भी निकाह होने वाला है? लड़कियां मरती हैं मुँह जैसे बंदे से शादी करने के लिए। कोकब का कॉलर उठाते हुए फख्र से बोला था, ओ फल्ला, ये मुँह और मसूर की दाल। मेहताब ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी, वैसे यार माही तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई बिना दूल्हे की रस्म करके आते हुए। कोकब जिसकी सुई वहीं 3 दिन सड़की हुई थी कि दूल्हा क्यों नहीं जा सकता रस्म करने, फिर शुरू हो गया था। बिल्कुल नहीं आई, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया कि रस्म में दूल्हे को ना ले जाकर, वरना लोग इतने मोटे दूल्हे को देखकर न जाने क्या कहते। मैं था फोन पर लिए के फोटो देखती और आराम से बोली थी। कोकब के तो सर पर लगी तलवा पर पूछी थी, लेकिन बेचारा सब्र का घूंट पी कर रह गया था। फिर कदर संभल कर बोला था, फोटो ली है? कोकब ने शीरी लहजे में पूछा था। बिल्कुल ली है, बल्कि बार बार 1000 बार ली है। मेरी तो पूरी गैलरी भरी है फोटो से। बेताब ने शायराना अंदाज में हाथ हिलाकर कहा था, तो फिर इंतजार किस बात का है, दिखाओ मुझे। कोकब सीधा होकर बैठते हुए बोला था। वो किस खुशी में? मेहताब ने सवालिया अंदाज में पूछा था। क्या मतलब किस खुशी में? मेरे निकाह की डेट फिक्स हुई है, तो अपनी होने वाली बीवी की फोटो भी ना देखूं? एक तो लेकर नहीं गए तुम लोग, और दूसरा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखते हुए वो बोला था, कितनी बार तो देखा हुआ है, चेहरा देखकर क्या करोगे, और अगर स्पेशल देखना है तो फीस देनी होगी। मेहताब इसके बराबर खड़े होते हुए हथेली आगे करके बोली थी, ये लो फौरन से फोटो व्हाट्सएप करो। कोकब ने खिलाफ मामूल बिना बहस किए 2000 के नोट इसके हथेली पर पटकने के अंदाज में कहा था। ये क्या? एक फोटो को कब तकरीबन सोफे से उछल पड़ा था, तो क्या 4000 में पूरा फ़ोन खरीदोगे? मेहताब आराम से दोनों पैर ऊपर सोफे पर रखते हुए बोली थी। मेहताब पूरे फोटो सेंड करो अभी के अभी। कोकब इसे घूरते हुए बोला था, जिस पर इसकी गुड़ी का कोई असर नहीं होता। नहीं करती। मेहताब कान से झुमके निकाल कर टेबल पर रखते बोली थी, पक्की बात है? इसने तस्दीक चाही थी, कहो तो लिख कर दे दूं सिग्नेचर के साथ। मेहताब ने फ़ोन पर नजर जमाई, बोली जहाँ वो एक पिक को जूम करके देख रही थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पंगा लिया है तो महंगा तो पड़ेगा ना। कोकब उठते हुए बोला था, लेकिन मेहताब ने कोई नोटिस नहीं लिया था। ये नोटिस ना लेना इसे बहुत भारी पड़ गया था। बात सुने भाई, आफ्ताब जो सारे काम निपटा कर अंदर आ रहा था, कोकब की बात पर रुका था। इसके बोलने पर मेहताब ने सोच के अंदाज में सर हिलाया था, क्योंकि इसके ख्याल में कोकब आफ्ताब से फोटो मांगेगा। भाई मेहताब ना पूछ रही थी कि कोकब मेहताब को देखते हुए बोला, जो इसकी बात पर स्प्रिंग की तरह सोफे से उछल खड़ी हुई थी। कोकब कोई बकवास ना करना, मैं कुछ नहीं पूछ रही थी। मेहताब एक जस्मिन दोनों के पास पहुँच कर बोली थी। क्या पूछ रही थी? आफ्ताब ने इसे दिलचस्पी से देखते पूछा। यही कि वो आज कैसी लग रही थी। अपने ड्रेस पसंद किया था ना, इसके लिए थैंक्स। कोकब जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करता इसके हाथ से फोन लेकर शुक्रिया अदा करता इनकी तरफ चल दिया था। पीछे मेहताब के तो मानो पैर हाथ पहले भूल गए थे। एक तो आजकल वैसे ही हर वक्त आफ्ताब की नज़र का एक्सरे करती रहती थी, ऊपर से ये कोकब भी एक फुलझड़ी छोड़ कर चला गया था। कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मेहताब वजाहत देखकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि इसकी कलाई आफ्ताब ने थाम ली थी, जिस पर वो पूरे बदन से कांप उठी थी। सच्ची मैंने नहीं कुछ पूछा। मेहताब के पास में वैसा लर्जिश थी। आफ्ताब ने हाथ को थोड़ा सा झटका दिया था। मेहताब की पूछ इसके सीने से लगी थी। आफ्ताब कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि अब मेहताब इसके सामने आने से इज्तनाब बरत रही है, बल्कि पूरी कोशिश करती है कि सामना ना हो। लेकिन आफ्ताब था। दिन में 5-6 बार तो वो इसे किसी न किसी काम से बुला ही लेता था, लेकिन मेहताब ही काम होते हुए ऐसे गायब होती कि जैसे आई ही ना हो। अलबत्ता सेमेस्टर की वजह से वो उठाने अब नहीं आ रही थी, और आज वो इसके ज़ब्त का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। इसी का पसंद किया ड्रेस पहन कर इधर उधर चक्कर काट रही थी, लेकिन मजाल है जो आफ्ताब के आसपास से भी गुजरी हो। अब जाकर कोकब ने मौका दिया था, जिस पर वो दिल से इसका मशकूर था। और अगर मैं बताना चाहूँ तो आफ्ताब ने इसके कान के पास मध्यम सी सरगोशी की थी, जिस पर इसने अपनी आंखें जोर से बंद की थी, क्योंकि इसके शंजे नुमा हिसार को तोड़ना नामुमकिन था। यूँ तो तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो, लेकिन आज की बात कुछ और है, क्योंकि आज तुम पर मेरी पसंद का रंग चढ़ा हुआ है। आफ्ताब ने थोड़ा सा झुककर सरगोशी की। मेहताब इसके कंधे से थोड़ा ऊपर आती थी, और जितनी धान पान सी वो थी, इसके वजूद में छुप सी जाती थी। आफ्ताब अभी कुछ और ही कहने वाला था, तभी कोकब के गुनगुनाने की आवाज़ आई। शायद वो वापस आ रहा था। आफ्ताब ने फ़ौरन से छोड़ा। मेहताब भी आसपास देखे बगैर वहाँ से सरपट से भागी थी। कुछ दिन पहले जब प्रोफेसर इमरान अपना इलाज मुकम्मल होने के बाद वापस आ रहे थे, तो कोकब ने बात का आगाज़ करते हुए इसे देखा, जो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा था। तो आफ्ताब ने बेताबी से पूछा था, तो माही के डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट इन्हें रिसीव करने जाना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने इजाज़त नहीं दी। बस 3 प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट को ही इजाज़त मिली थी, जो कि मेहताब का फाइनल ईयर था और वो इमरान सर की फेवरेट भी थी। तो जिन स्टूडेंट को प्रोफेसर के साथ जाने की इजाज़त थी, इनमें मेहताब भी शामिल थी।
कोको कुछ देर को रुका था, फिर इंस्टाग्राम में वहीं से जोड़ा था। माही का इतना दिल था, इसलिए पापा ने इजाज़त दे दी थी। काश पापा हमेशा की तरह ना मानते, लेकिन वो मान गए थे। कोको अपनी सरदा भरी थी। सर की फ्लाइट की लैंडिंग 3 बजे थी। वो लोग 2:30 बजे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने सर को रिसीव किया और यूँ ही वापस आ गए थे। लेकिन शाम को पता चला कि 2:15 पर जो फ्लाइट लैंड हुई थी, इसमें एक ऐसा शख्स था जो इस वायरस से इन्फेक्टेड था। पता चलते ही ना सिर्फ एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, बल्कि पैसेंजर डिटेल के जरिए इन्हें भी ढूंढने लगे जो 2 बजे के बाद वहां मौजूद थे। इमरान सर के टिकट डिटेल से यूनी का भी पता चला। इंतजामिया ने स्टूडेंट और प्रोफेसर को भी अपने साथ लेके थे कुछ दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए, ताकि कोई इन्फेक्टेड ना हो। अभी तो फैले ना, बल्कि वक्त पर इलाज हो सके। और अगर ना हुआ तो भी शक ना रह जाए, क्योंकि मेहताब मेरे साथ जल्दी घर आ गई थी तो वो बच गई। लेकिन बाद में वो लोग यूनी से पता करके आए से भी लेने आए थे, लेकिन पापा और चाचू नहीं माने। लेकिन वो लोग बसी थे, वो क्या करते, ऊपर से ऑर्डर्स थे, सरकारी लोग थे, इसलिए पापा ने कमिश्नर अंकल को कॉल की। चाचू भी इनके दोस्त थे, उन्हें कॉल की। मैं भी डॉक्टर अंकल को ले आया था। फिर कितनी मिन्नत समाज के बाद वो लोग इस बात पर मुश्किल से मान गए कि माही के लिए अलग से सारा इंतजाम किया जाए। उन्हें मुतमिन करने के लिए डॉक्टर अंकल ने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में गेस्ट हाउस के इस रूम को रेडी करवाया था। फिर माही के खिलाफ मना रोने जिद करने के बावजूद इसे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। कोकब की आंखों में माही का रोता बिलखता चेहरा आया तो उसने कड़प से आंखें मीच ली थी। भाई हम लोग करते भी तो क्या करते, आप जानते हैं इस मौसम का कितना जल्दी असर होता है। तभी से जुकाम और सर्दी थी, हम सब डर गए थे इसलिए। और खबरें भी तो अजीब अजीब आ रही थी आजकल, और आप जानते तो हैं कि घर में इसे लेकर सब कितने टची हैं। लेकिन माही ने इसका उल्टा असर लिया था और हम सबसे कहा कि अगर हम में से कोई भी वहाँ आया तो नर्स और डॉक्टर में से किसी को भी अंदर दाखिल होने नहीं देगी। और पिछले 15 दिनों से हमने इसे देखा तक नहीं है। नर्स इसकी देखभाल कर रही है और डॉक्टर अंकल भी दिन में 3-4 बार आ चुके हैं। डॉक्टर अंकल का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है और जो नहीं है वो हो जाएगी। लेकिन क्या आफ्ताब ने इतनी देर में पहली बार लब खुशाई की, तो इसके अंदाज में बेचैनी ही बेचैनी थी। कल आप इन्हें से पूछ लीजिएगा, मैं आपको लेकर चलूँगा, अभी आप सो जाएं। बेफिक्र रहें भाई, हमारी आजमाइश है, मुझे पूरा यकीन है आप के आने से वो ख़त्म हो जाएगी। कोकब इसके कंधे पर दबाव डालता हुआ पूरी यकीन लहजे में बोलकर कमरे से निकल गया था। आफ्ताब ने इसके जाने के बाद बैकग्राउंड से सर टकाया। इसके जहन में वो तर्जमा आया था। बेशक मुश्किल के बाद आसानी से एक लाइन इसके अंदर तक सुकून बख्शा था। फिर वो उठे बस करने चला गया, क्योंकि कल से इसे नई महाज पर निकलना था, जो बिल्कुल आसान ना था। आज कोकब का निकाह था। चूंकि रुखसती बाद में रखी गई थी, तो निकाह सादगी से घर के लॉन में ही रखा गया था। लॉन को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। बीच में छोटा सा स्टेज नहायत ही नफासत से सजाया गया था। दोनों तरफ के करीबी रिश्तेदारों को दावत दी गई थी। फिर भी लॉन भर चुका था। चूँकि निकाह हो चुका था, कुछ वक्त के लिए दोनों को साथ स्टेज पर बिठाया गया था। ज़ोबिया ने बॉटल ग्रीन रंग का शरारा पहना हुआ था, जिसमें बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बरक्स कोकब ने सफ़ेद शलवार कमीज पर ब्लू रंग की ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें कमाल लग रहा था। और महफिल के जान मेहताब ने हल्के नीले रंग का सादा मगर खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें से इसकी मिर्दे जैसी रंगत चमक रही थी। आफ्ताब ने भी कोकब की तरह शलवार कमीज ही पहनी हुई थी, लेकिन अपनी वजाहत की वजह से वो नुमाया नजर आ रहा था। फोटोग्राफ के होते हुए भी मेहताब अपने फ़ोन से फ़ोटो लेने में मसरूफ़ थी कि तभी ज़ोबिया का कज़न इसके पास आया था। हाय, मैं ज़ोबिया का कज़न राहिल। कज़न साहब पर भरपूर दांतों की नुमाइश करते हुए बोले थे। मेहताब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बेचारे पर लाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि रस्म वाले दिन भी ये बंदा 3 बार अपना तारुफ करवा चुका था। जी, वो चिपकू आदमी था। आपकी तारीफ दांत अभी भी बाहर थे। जी, मैं अपने मुँह से नहीं करती। मेहताब लट्ठे मार अंदाज में बोली थी। कज़न साहब ने तो ऐसा कहकर लगाया जैसे हंसने पर इनाम हो। जी, वो तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेहताब के चेहरे को देखकर खोए हुए लहजे में बोला था। इस बकवास का मतलब? मेहताब लिहाज करे बगैर बहुत गुस्से से बोले थे। इसे इस तरह के फजूल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अरे आपको तो गुस्सा ही होगी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो संभल कर बोला, लेकिन दान अंदर करने की जहमत नहीं की थी। और वो किस रिश्ते से मेहताब का गुस्सा बरकरार था। अरे अभी तो ताज़ा तरीन रिश्ता बना है, आप दूल्हे की इकलौती बहन है, तो मजाक का रिश्ता तुम्हारा बनता ही है। कज़न साहब के लॉजिक का भी क्या कहना? मैं सिर्फ दूल्हे की इकलौती बहन ही नहीं, एक लौती भाभी भी हूँ, और इस रिश्ते से मेरा और आपका बहन भाई का रिश्ता बनता है, और ये मजाक का रिश्ता बिल्कुल नहीं है। मेहताब ने संजीदगी से कहा। कि बार कज़न साहब के दांत के साथ साथ वो भी अंदर की जाने पड़ गए थे, लेकिन मैं पीछे मेहताब हैरान हुई कि इसने कैसे धड़ल्ले से सब बोल दिया था। इसके बरक्स पीछे खड़ा आफ्ताब के चेहरे पर की मुस्कुराहट देखने लायक थी, क्योंकि पहली बार इसने मेहताब के मुँह से अपने रिश्ते का जिक्र सुना था। फिर फोटो लेने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। वो लोग थक गए थे। रात के 3 बजे घर लौटे थे। आते ही सबने अपने अपने कमरों की हटा ली थी। अगले 4 दिन बहुत बिजी रहने वाले थे, क्योंकि 4 दिन बाद आफ्ताब की बेंगलोर की फ्लाइट थी। इस वक्त आफ्ताब डॉक्टर फारूक के ऑफिस में मौजूद थे।
موجود تھا، جو ان کے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اجر صاحب کے بہترین دوست بھی تھے۔ رات تہجد پڑھتے ہوئے وہ مسلح پر ہی سو گیا تھا۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کر سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا۔ فاروق صاحب کسی مریض کو دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ آفتاب اٹھ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا بولے تھے۔ انکل آپ میرے یہاں آنے کا مقصد جانتے ہیں؟ آفتاب سیدھا مدعے پر آئے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں، کوکب نے مجھے بتایا تھا۔ وہ ٹیبل سے پیپر ویٹ اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ انفیکٹ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں۔ ہر طرف سرخیوں میں یہی خبریں چھائی ہوئی ہیں، جن میں آدھی خبریں سچ ہیں اور آدھی افواہیں بھی ہیں، لیکن لوگوں میں اس کا تفریق نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاروق پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہے تھے، لیکن آفتاب ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے سے قاصر تھا۔ انکل آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ آفتاب نے بالآخر پوچھ لیا تھا، جب انہوں نے نظر اٹھا کے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان افواہ و خبروں لوگوں کی طرح طرح کی باتوں سے لوگوں میں صرف ڈر اور دہشت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جس پر ہو رہا ہے وہ مریض ہیں اور اس کے خاندان ہیں۔ اسی کی وجہ سے مریضوں میں نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، اگر ہمارے لفظوں میں کہا جائے تو نیگیٹیوٹی۔ انہوں نے آفتاب کی طرف دیکھا تھا، جہاں ابھی نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ تو ٹو دی پوائنٹ ینگ مین، مہتاب اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے یا نہیں یہ بات ابھی بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ان سب کا اس پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ مطلب انکل آپ نے ہی تو کہا تھا یہ کنفرم نہیں ہے، پھر اس بات کا کیا مطلب؟ آفتاب تابی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا جیسے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنفرم ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے میٹر کرتا ہے، مہتاب کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو پچھلے 16 دنوں سے ایک ہی مریض کی طرح رہ رہی ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر پہننے اور اوڑھنے کا طریقہ تک ایک شک کی بنا پر زبردستی بدل دیا گیا ہے۔ انسان اگر خود سے بدلے الگ بات ہے، لیکن جب زبردستی بدل دیا جائے تو انسان پیڑ پودوں جانوروں تک بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، جو کہ کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ مہتاب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ وہ 15 دنوں میں بالکل خاموش ہو گئی ہے، میرے بات کرنے پر بھی صرف ہاں میں جواب دیتی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے میرے دماغ میں بہت سی منفی سوچوں کو جگہ دے دی ہے، جو کہ بالکل اچھی چیز بالکل نہیں ہے۔ کسی بھی مرض میں مریض کی سوچ کا بہت اہم دخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ علاج میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ وہ کچھ لمحے کو رکے تھے۔ مہتاب میں کچھ اس وائرس کے سائن ہیں جن کا علاج ممکن ہے، بلکہ کل ہی میرے ایک دوست نے اپنے ایک مریض سے جو یہاں سے متاثر تھا اسے ڈسچارج کیا ہے۔ پھر مہتاب کے کیس میں تو صرف شک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فائنل چیک اپ کے بعد جانے سے پہلے وہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ رپورٹ خوشگوار ہو۔ لیکن مہتاب کی منفی سوچیں ایسا ہونے نہیں دے رہی۔ اگر رپورٹ پازیٹیو نکل آئی تو ہم مہتاب کو سٹی ہاسپٹل سے نہیں لا پائیں گے، نہ ہی ہمیں وہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ فاروق صاحب نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ انکل میں سمجھ گیا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آفتاب کھڑے ہوئے بولا تھا، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی سوچ پڑتے ہوئے درستی سے بولے تھے، انکل پلیز، آپ نے شاید میرے ویران گھر کو نہیں دیکھا ہے، اس گھر کے مکینوں کے مرجھائے ہوئے چہروں کو نہیں دیکھا۔ آفتاب ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، میں بھی مہتاب کے لیے پریشان ہوں، لیکن آفتاب نے ان کی بات کو کاٹا تھا، کوئی لیکن نہیں انکل، وہ میری منگواہ ہے، نکاح کیا ہے میں نے اسے ہر حال میں اس کا ساتھ نبھانا میرا فرض ہے، اور فرض سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، جان بھی نہیں، اور آپ لوگ بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہیں؟ آفتاب چلتے ہوئے گلاس ڈور تک آ گیا تھا، پھر پلٹ کر ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ انکل مجھ پر یقین رکھے اور ساتھ دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی ماہی کے پاس جانا تھا۔ کھڑکی کھولنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا، بس اندر داخل ہونے کی دیر تھی۔ ایک نظر اس نے اپنے حلیے پر ڈالی، جہاں وہ بلیک پینٹ پر بلو شرٹ، سر پر کیپ پہنے، ہاتھوں میں گلوز پہنے، پیروں میں ساکس اور منہ پر نیلے رنگ کا ماسک پہنے ہوئے تھا۔ اسے اپنے اس گیٹ اپ کو دیکھ کر کوفت ہوئی تھی، لیکن یہ ڈاکٹر فاروق کی ہدایت تھی جسے اسے فالو کرنا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کا شیشہ اتار کر نیچے رکھا، پھر اسی احتیاط سے کھڑکی سے چمڑا لگا کر اندر کمرے میں بنا ماسک کا دیکھیے داخل ہوتا۔ ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ کمرے میں زیادہ کچھ نہیں تھا، جو چیزیں تھیں ہر چیز سفید تھی، کھڑکی کے پردوں سے لے کر تکیے کے کور تک۔ وہ بیڈ پر سویا وجود جسے دیکھ کر اس کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی؟ وہ جو کبھی خالص سفید رنگ نہیں پہنتی تھی، کیونکہ اسے رنگوں میں بہت ہی لگاؤ تھا، وہ آسمان میں رنگ بھرنے کی باتیں کرتی تھی، آج وہ سفید شلوار قمیض میں مربوط تھی۔ اس کے چہرے کی چمک بالکل غائب تھی۔ آفتاب نے کرب سے آنکھیں مینچی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جسے اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ وہ اسے چھونے کی خواہش سے آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ خود جاگ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران، آپ یہاں کیسے ہیں؟ مہتاب اٹھ کر بیٹھی ہوئی بولی تھی، ساتھ اپنا ماسک لگانا نہیں بھولی تھی۔ بہت مشکل سے آیا ہوں یار، مت پوچھو اس کے بارے میں، آفتاب کراہنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ مہتاب اس کے دکھ کو نوٹس لیے بغیر سرد انداز میں بولی تھی، ارے خدا کو مانو بیوی، نہ سلام نہ دعا، خیر خبر،
कुछ भी नहीं, सीधे जाओ यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, क्या इज्जत रह गई है दुनिया में शोहरों की। आफ्ताब का ड्रामा रोज पर था, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, अब आप जाए यहाँ से। महताब तरस से बोली थी। अच्छा वो सब जाने दो, बीवी जरा प्यार से खैरियत पूछ लो। आफ्ताब ने इसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा था, मैंने कहा ना मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। महताब गुस्से से चिल्लाकर बोली थी। अच्छा तो तुम्हें बीवी और मनकुहा में फ़र्क पता है। आफ्ताब इसके करीब आते बोला था, आप मेरे पास ना आए, यहाँ से जाएं। बस। महताब बैठ के दूसरी तरफ खड़ी होते हुए बोली थी, क्या चाय चैन लगा नहीं चाहता मैं। आफ्ताब वापस कुर्सी पर बैठ गया था। देखिए मुझे अकेला रहना है, मुझे घुटन होती है किसी की मौजूदगी से, आप प्लीज़ चले जाइए प्लीज़। महताब की बात पर आफ्ताब साकित हुआ। ये वही लड़की थी जिसे हर वक्त अपने आसपास लोग चाहिए थे, और आज अच्छा ये कमरा तुम्हारी मिलकियत है। आफ्ताब खुद पर काबू पाते बोला था, हाँ है, अब जाए यहाँ से। महताब से चौंकर बोली थी, फिर तो मैं नहीं जा रहा, मेरी बीवी उस मेरी मनकुहा की मिल्कियत मेरी मिल्कियत, अब तो मैं नहीं जाऊँगा। आफ्ताब आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ बोला था, वैसे एक डील है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो। क्या? अभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि जब जब मैं आऊँगा बिना छूट-छाट के अच्छे बच्चों की तरह दरवाज़ा खोलोगी, वो भी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आफ्ताब ने अपनी लंबी चौड़ी डिटेल सुनाई थी। हरगिज़ नहीं, वो गुस्से से खड़ी हुई थी। ठीक है, मुस्कुराहट वाली बात अभी रहने देते हैं। आफ्ताब ने एक शर्त हटाकर एहसान किया था, कुछ भी नहीं, आप यहाँ से दोबारा नहीं आएंगे। महताब ने उंगली उठाकर दृष्ट से बोली थी, फिर भूल जाओ कि मैं यहाँ से जाऊँगा। अच्छा। महताब काफ़ी देर तक जब ना हिला तो हाँ मानते हुए बोली थी, अच्छा क्या? मुझे आपकी डील मंजूर है। महताब ने दांत पीसते हुए कहा था, घूंटा पे वादा करो। आफ्ताब ने आगे हाथ बढ़ाया था, वो घबरा के पीछे हुई थी। मैंने कहा ना खोल दूंगी। ठीक है, पैसे तो ज़माना परछाई पर इतबार करने का भी नहीं है, पर मैं तुम पर कर लेता हूँ। अगर ना खोला तो वादा खिलाफी होगी। मेरा क्या, मेरे पास बहुत से रास्ते हैं तुम तक आने के। आफ्ताब कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। इसका काम वैसे भी हो चुका था। आप क्यों आ जाते हैं रोज़ यहाँ पर? क्या मिलता है आपको यहाँ अपना पूरा वक्त इस कमरे में बर्बाद करके? रोज़ की तरह महताब दरवाज़ा खोलते शुरू हो चुकी थी। इस दिन के बाद आफ्ताब का मामूल बन गया था। फजर की नमाज़ पढ़कर वो महताब के पास आता था, तो फिर इशा के बाद इसे दवाई देकर सुलाने के बाद ही जाता था। बीच में पूरा दिन महताब को अपने सोचों से सर्च करने में गुजार देता था। संजीदा से आफ्ताब ने खुद को मुकम्मल बदल लिया था। ये कहना बेहतर होगा कि दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। अपनी प्यारी सी गुस्से वाली बीवी के साथ बिना किसी डिस्टर्बन के वक्त गुजारने का मौका तो कोई कामर ही गवाएगा। आफ्ताब अपने महसूस से कुर्सी पर बैठते हुए बोला था, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप यहाँ आना आपके लिए ठीक नहीं है। महताब ने समझाने वाले अंदाज में कहा था, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मरीज़ हूँ, वो भी खतरनाक बीमारी की। महताब हलक के बल चला कर बोली थी, कितनी बार कहा है तुम कोई मरीज़ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी महताब हो, हमारे घर का चांद हो, जिस पर कुछ वक्त के लिए गिरने लगा था, जो जल्द हट भी जाएगा। आफ्ताब भी चलाकर फिर आराम से समझाने वाले अंदाज में बोला था, अच्छा वो तंज़िया हंसी थी, मैं बीमार नहीं हूँ, फिर मैं यहाँ इन कपड़ों में मैं परहेज़ी खाना और दवाइयों के साथ क्या कर रही हूँ? मेरे पास नर्स और डॉक्टर किस लिए आते हैं? हाँ बोले, चलो इनकी छोड़ो, आप इसलिए खुलिए में क्यों आते हैं यहाँ पर? महताब इसके गेटअप की तरफ इशारा करते बोली थी, कोई जवाब नहीं है ना? महताब तंज़िया अंदाज के साथ बोली थी, कहो तो अभी उतार देता हूँ। आफ्ताब अपना मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाया था। मेरे लिए सिर्फ एक हकीकत है कि तुम मेरी हो, तुम्हें ये बीमारी है इसका सिर्फ शक है, जबकि मेरा दावा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मैं ये साबित भी कर दूंगा। आफ्ताब कहता गुस्से से बाहर निकल गया था। महताब रोज़ इसी बात याद दिलाकर तकलीफ से दुचार करती थी। इस दिन की बहस के बावजूद महताब ने वो टॉपिक दोबारा नहीं निकाला था। आफ्ताब का वही मामूल था, महताब के साथ पूरा दिन बकबक करना, इसके जवाब न देने पर इसे तलाश करना। महताब देखो बारिश हो रही है, आप बालकनी से देखते हैं। आफ्ताब बालकनी का दरवाज़ा खोलते बोला था, नहीं मुझे नहीं देखना। महताब बेड पर बैठे बैठे बोली थी, जबकि इसका पसंदीदा मौसम था। वो कोकब तो रात में भी बारिश हो तो छत पर जाकर एंजॉय किया करते थे आफ्ताब के डर से, क्योंकि आफ्ताब इसकी नाजुक तबीयत की वजह से हमेशा से मना करता था। लेकिन आज ये लो आफ्ताब रंग बिरंगे पेपर इसके जाने बढ़ाते हुए बोला था, ये क्या है? मेरी शादी के कार्ड हैं, बदसोख लड़की, पेपर हैं, बारिश या कश्ती बनाओ। और क्या? आफ्ताब सर पीटते हुए बोला था, मुझे नहीं बनाना। महताब पेपर वापस रखकर बोली थी, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तुम्हें लेकर जाऊँ? आफ्ताब पेपर देखते हुए संजीदगी से बोला था, आपने वादा किया था, क्या मुझे टच नहीं करेंगे? महताब ने इसका किया हुआ वादा याद करवाया था। महताब ने पहले दिन किया था, मैं कायम हूँ, बस मजबूर ना करो, यही शर्त है, अब उठो जल्दी से। आफ्ताब पेपर उठाकर इसे उठने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा था। फिर महताब की लाख बेजारी के बावजूद इसने इसे ढेर सारी कश्तियाँ बना के दी थी, क्योंकि इसे बनाने नहीं आती थी, और बालकनी में बहते पानी में छोड़ दी थी। अब इस कार्टून में क्या है? मगरिब तक ज़बरदस्ती से कश्तियाँ बनवाने के बाद वो अब गया था। अब फिर 1 घंटे में कार्टून लेकर हाजिर हो गया था। पता नहीं ये बंदा अब क्या करने वाला था। यार थोड़ा सा बारिश में खेल पाने की वजह से इतना मुंह सूजा हुआ है, तो सोचा अपनी बीवी उप्स मनकुहा के लिए बर्फ़ की पारी कर दूँ, वो भी सितारों के साथ। कितना रोमांटिक है ना? आफ्ताब पूरे दांतों की नुमाइश करते बोला था, मुझे पहले ही शक था कि इस कमरे में फ़ारग बैठ बैठ कर आपका दिमाग भी ख़राब हो गया है और फारिग हो गया है। आज तो यकीन हो गया। महताब ने सर कनफी में हिलाते हुए कहा था, तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ बर्फ़बारी नहीं कर सकता? आफ्ताब कार्टून में रखे सामान को देखते हुए बोला था, एक बार ना अपने फ़ोन में अपना करंट
रेजिडेंट चेक करें, आप हैदराबाद में हैं, कश्मीर में नहीं। यहाँ गर्मियों में लोग पानी को तरसते हैं और जनाब चले हैं बर्फबारी करने में। था बोलते हुए टॉवल लेने खड़ी हो गई थी कि इसने ऊपर से कुछ सफ़ेद सफ़ेद गिरते हुए देखा था। ये मेहताब के मुंह में तो अल्फाज ही नहीं आ रहे थे। मतलब सच में इसने आफ्ताब को देखा जो मुस्कुराते हुए कार्टून से कुछ निकाल कर हवा में उछाल रहा था जो इस पर बर्फ़ की तरह होले होले गिर रहे थे। मेहताब ने पुख्त होकर पहले बेयकीनी से देखने लगी, फिर ट्रांस की कैफे में चलते हुए कमरे के वस्त में खड़ी हो गई थी। धीमी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद करके दोनों हाथों को फैलाए गोल गोल घूमने लगी थी। कितने दिनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आफ्ताब ने अपनी आंखों में आने वाले पानी को साफ किया था। पुरजोश होकर रुई फेंकने लगा था। आधे घंटे तक आफ्ताब रुई में इसने परफ्यूम की खुशबू और चमकते रंग बिरंगी स्टार डाले थे, इस पर बरसा रहा था। वो इसी तरह गोल गोल घूम रही थी। जब थक गई तो बेड पर बैठ गई। आफ्ताब ने भी थक कर कुर्सी संभाली थी। पता है माही, जब तुम पैदा होकर मुश्किल से 10 मिनट हुए थे तब नर्स ने तुम्हें लेकर बाहर आई थी। तुम पूरी गुलाबी गुड़िया थी। आफ्ताब कुर्सी पर बैठते मुस्कुराते हुए बता रहा था। मेहताब को बस ऐसे ही देख रही थी। क्या था ये शख्स जो उसके लिए संजीदा से चंचला सा बन गया था। तब दीजान से मैंने जिद की कि तुम्हें मेरे गोद में दिया जाए और दीजान तुम्हें मेरे गोद देते हुए कहा था कि मेरे आफ्ताब की मेहताब है, मेरी चांद सूरज की जोड़ी में 7 साल का बच्चा था। इनके बाद का मतलब नहीं समझ सका था, लेकिन पहली बार मेरा दिल तभी जोर से धड़का था क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। आफ्ताब ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ जब तुम 10 मिनट की थी। कितनी फनी बात है ना। वो हंसा था। फिर हमारा निकाह हुआ। इस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मोहब्बत का निकाह जैसे पाक रिश्ते में तब्दील हो जाना दुनिया का सबसे खास काम है, खास एहसास है। आफ्ताब के चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक थी। अच्छा तुम सो जा, थक गई होगी ना, मैं ये साफ करके चला जाता हूँ। आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। आफ्ताब इसे मुस्कुराते हुए सफाई करने के लिए आगे बढ़ गया था। मेहताब इसके बारे में सोचते हुए बेड पर दराज हो गई थी। जो सफाई से फारिग हुआ मेहताब दवाइयों के जरिए ऐसे सो चुकी थी। आफ्ताब का मन किया कि जाकर इसकी पेशानी पर अपने कीदत के फूल खिलाकर इसकी सारी मनफी सोचे, सारे बदगुमान ख़त्म करते, लेकिन वैसा नहीं कर सका था क्योंकि इसे ना छोड़ने का वादा किया था। अच्छा ज़िंदगी, कल मैं लेट आऊँगा क्योंकि कल तुम्हारे लिए इससे बड़ा सरप्राइज़ होगा। आफ्ताब कहता हुआ इस पर मोहब्बत भरी निगाह डालकर चला गया था। उफ़ अल्लाह, 12 बज गए हैं, ये अभी तक आए क्यों नहीं? शायद अब नहीं आएंगे। कल मेरा ब्लड टेस्ट लिया था ना, अंकल ने तो इसे देखकर डर गए होंगे। मेहताब तंज़िया हंसी थी। वैसे भी अपनी जान किसी प्यारी नहीं होती। बात जान पर आई तो मोहब्बत का क्या मोल। ये मोहब्बत कुछ नहीं होता। सबकी मोहब्बत देख ली है, जिनका बच गई थी इनकी भी आज सामने आ गई है। मेहताब मुसलसल देखते हुए मनफी सोचों में गर्क थी। फिर पूरा दिन गुजर गया, वो नहीं आया। मेहताब मुँह में कुछ भी बोल रही थी लेकिन दिल से इसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अभी वो मगरिब की नमाज अदा करके बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहताब तेज से जाकर दरवाज़ा खोला था। कहाँ थे आप? सुबह से आए क्यों नहीं? मेहताब दरवाज़ा पकड़कर बेताबी से बोली, लेकिन इसके चेहरे की मायने खेज़ मुस्कुराहट देखकर अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी हुई थी। अच्छा मेरा इंतजार हो रहा था। आफ्ताब दुनिया लूट लेने वाली मुस्कुराहट से बोला था। अच्छा यार, सारे दिन का हिसाब दूंगा, तुम प्लीज़ रास्ता तो दे दो। आफ्ताब इसे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखकर बोला था। फ़ौरन हट गई थी। सच सच बताना, मुझे याद किया था ना? आफ्ताब शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला था। आप इस बॉक्स में क्या लेकर आए हैं? मेहताब इसके सवाल को नजरअंदाज करते इसके हाथ में मौजूद बॉक्स की तरफ इशारा करते बोली थी। खोल कर देख लो। आफ्ताब ने बॉक्स इसके आगे रखते हुए कहा था, जिसे तजस्सुस के मारे मेहताब ने खोलना शुरू किया था। ये किस लिए लाए हैं? मेहताब बॉक्स में मौजूद फ़रोग को देखकर हैरानगी से बोली थी। कश्तियाँ तो बनेगी नहीं, इससे ज़ाहिर बात है तुम्हारे लिए है, तुम पहनोगी। आफ्ताब ने अपना सर पीट लिया था। और आपसे किसने कह दिया कि ये मैं पहनूंगी? मेहताब बॉक्स बंद करते बोली थी। पहनोगे तो तुम्हारे अच्छे भी, बस थोड़ी टेढ़ी खीर हो। आफ्ताब चलते हुए मेहताब के बैठ के टेबल के पास आकर मेहताब फौरन अलर्ट हुई थी। शायद इस गिलास में तुमने अभी पानी पिया है, देखो इसमें थोड़ा पानी भी मौजूद है, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। आफ्ताब गिलास को लबों की तरफ ले जाते बोला था, नहीं आप पागल हो गए हैं, वो मेरा झूठा पानी है। मेहताब इसके गिलास चपटने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन आफ्ताब ने गिलास को इसकी पहुंच से दूर कर लिया था। देखिए इस मामले में कोई मजाक नहीं है, दिस इज सीरियस, मेहताब ने रुहान सी आवाज़ में कहा था। ठीक है, तो मुझे बच्चों की तरह ये पहन कर जल्दी आओ, आफ्ताब गिलास अपने पास रखते हुए बोला था। लेकिन नो आर्ग्यूमेंट मेहताब। आफ्ताब ने बीच में ही इसकी बात काटी थी। मेहताब में घुसड़ते हुए बॉक्स उठाते हुए ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी। आफ्ताब इसका इंतजार करता रहा, दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। बाकी की चीज़ें इसके ड्रेसिंग टेबल पर रख रहा था। इसकी नज़र अपने परफ्यूम की आधी खाली शीशे पर पड़ी थी। वो हले से मुस्कुरा दिया था। खुलने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ उसने देखा। आस्था कदमों से मेहताब फराग संभालती बाहर आई थी। आफ्ताब की नज़र तो जैसे थम सी गई थी, बर्फ़ की तरह सफ़ेद ज़मीन को छूती फराग में बड़ा सा घेरा बना हुआ था। इसमें मलबूस मेहताब की गुलाबी रंगत बेला की खूबसूरत लग रही थी। आफ्ताब के लिए नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। इसे लगा कि इसकी ज़िंदगी भर की ख्वारी वसूल हो गई हो। वो अपनी जगह से उठा था। यूँ तो सफ़ेद रंग हर किसी पर जचता है, लेकिन तुम पर वल्ला कमाल जच रहा है। सफ़ेद रंग सादगी, सच्चाई, अमन का रंग, और जब ये रंग रिश्तों के रंग में
मिलता है ना, रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो जाती है। जब ये मोहब्बत के रंग से मिलता है तो मोहब्बत अकीदत बन जाती है। ये रंग हर रंग को अपने अंदर, हर रंग को समाकर खूबसूरत बना देता है। कायनात को खुदा ने रंगों से सजाकर आसमान में कुछ सफ़ेद खोल दी है। आफ्ताब इसे देखता हुआ बोले जा रहा था, मैं उतार दूँ? बेताब की आवाज़ पर वो शहर से निकला था। इस ड्रेसिंग पर जो चीज़ सामान रखा हुआ है इसे इस्तेमाल करो। हाँ अब लेकिन फिकिंग किया ना करना। चलो शाबाश। आफ्ताब इसे बोलने का मौका दिए बगैर अपनी सुनाकर फ़ोन लेकर बैठ गया था। नहीं, बालों को खुला छोड़ो। आफ्ताब इसे बालों की पोनी करते हुए बोला था। मेहताब ने गुस्से से हाथ में पकड़े बालों को छोड़ दिया था, मगर आफ्ताब दोबारा फ़ोन में घुस चुका था। अभी मेहताब बालों को ब्रश कर रही थी कि म्यूज़िक प्लेयर पर गाना स्टार्ट हुआ था, जैसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। आफ्ताब ने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया था। आफ्ताब धीरे से चलता हुआ उसके पास आया था। अब वो मेहताब तक पहुंच चुका था। इसके पहुंचने पीछे खड़े होकर आफ्ताब ने मेहताब के हाथ से टिप्स लेकर इसे पहनाने लगा था। टॉप्स, पता नहीं क्या लिखा है। मेहताब के देने पर इसे ग्लव्स पहने हाथों की तरफ इशारा किया था। आफ्ताब से वही पुरानी मास्क लगाता देखकर नफ़ी में सर हिलाता। इस अपनी जेब से रेशमी कपड़े का बना हुआ खूबसूरत सफ़ेद मास्क खुद निकाल कर खुद ही पहनाने लगा था। फिर मेहताब का सरापा देखा, हाथ से परफेक्ट का इशारा किया था। वो उसका हाथ पकड़कर रूम के बस में ले आया था। और मेहताब को गोल गोल घुमा रहा था। मेहताब किसी भी ट्रांस की कैफियत में बस इसके साथ स्टेप ले रही थी। इस लाइन पर मेहताब का ज़ब्त जवाब दे गया था। वो आफ्ताब के गले पकड़कर ज़ारों की तार रोने लगी थी कि आफ्ताब के लिए संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि मेहताब अपने अंदर इतने दिनों से जमा गुबार बाहर निकाल दे। अच्छा अब बता दो, क्यों मेरी शर्ट बिगाड़ रही हो? कभी धोकर तो दी नहीं। आफ्ताब काफ़ी देर बाद बोला था। अभी तो अच्छा क्यों है? मेहताब रोते बोली थी। अल्लाह, लड़की इसलिए रो रही हो तुम? आफ्ताब झुक कर इसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश करते बोला था, जो मुकम्मल इसके सीने में घुसा होता नहीं। जब सबको मालूम हुआ ना मुझे कोरोना वायरस है, तब से कोई मेरे पास नहीं आता था। सबको लगता था इन पर भी असर हो जाएगा। पता है मामा पापा कोई भी नहीं आया मेरे पास। मेहताब आंसू के दरमियान बोली थी। आफ्ताब की भी आंखें सुर्ख हुई थी। बात सबने तुमसे की है क्या? नहीं, कोई मेरे पास आया ही नहीं। इसके बाद बस मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा आफ्ताब अच्छा को क्या लंबा खींचते हुए बोला था, क्या तुमने सबको धमकी नहीं दी थी कि कोई तुम्हारे पास ना आए, वरना तुम रूम में डॉक्टर और नर्स को भी नहीं लाने दोगे? आफ्ताब इसे देखते हुए तीखे लहजे में घूरते हुए बोला था। हाँ कहा था, जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही तो इनके आने या ना आने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेहताब बदगुमानी की इंतहा को छू रही थी। आफ्ताब ने इसकी बदगुमानी दूर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसे खुद इस मौके की तलाश थी जब मेहताब खुद बात निकाले। तुम्हें लग रहा है कि वो लोग तुम्हें कोरोना हुआ है तो वो अब तुमसे प्यार नहीं करते? आफ्ताब रुका, फिर बोला, बल्कि उन्हें इजाज़त नहीं थी तुमसे मिलने की। पापा और चाचू के ने कमिश्नर अंकल और एमएलए अंकल की मदद से कितनी मिन्नतें करके तुम्हें यहाँ रखवाया है, जिसकी शर्त ही यही थी कि तुम्हें सबसे दूर अलग जगह पर रखा जाए। आफ्ताब की बात पर इसके सीने से झट से सर उठाया था। पापा का शुगर हाई हो गया था, चाचू का बीबी, मामा और चाची का तो रो रो का बुरा हाल था। तुम्हारा क्राइम पार्टनर तो कुछ बोलता ही नहीं था, और मोहतरमा के इर्शादात के इन्हें कोई प्यार ही नहीं करता। आफ्ताब तंज़ अंदाज में बोला था, जिस पर मेहताब के रोने में और इजाफा हुआ था। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सबका दिल दुखाया है। मेहताब इसके सीने से सर उठाकर मासूमियत से बोली। अलबत्ता आवाज़ रोने की वजह से भारी हो चुकी थी। नहीं तुम बेवकूफ़। आफ्ताब ने इसकी नाक दबाई थी। इस पर वो बदमज़ा हुई थी। अल्लाह जो है ना, हमेशा अपने बंदों को इसकी सबसे अजीज चीज़ से आजमाता है। इसने हम सबको इस आजमाइश में डाला, तुम्हें हम सबसे दूर करके और हम सबको तुमसे दूर करके, मगर अफसोस कि तुमने इस आजमाइश की घड़ी में बदगुमानियों को जगह दे दी। आफ्ताब ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। अच्छा अभी भी कोई बदगुमानी बाकी है तो बोलो, मैं दूर कर देता हूँ, अगर नहीं तो चलो केक काटते हैं। आफ्ताब इसे उठाकर छोटे से टेबल पर के पास ले आया था। लेकिन केक क्यों? आज तो किसी का बर्थडे नहीं है। मेहताब ज़हन पर जोर डालते बोली थी। बता है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और केक काटो। दुनिया में कल के बने कपल्स पता नहीं कौन सी एनिवर्सरी मनाते हैं, और इनका एक एक केक पर इतना तजिया। आफ्ताब इसके हाथ पर हाथ रखकर केक कट करते हुए बोला था, और छोटा सा पीछे से खिलाया था। मेहताब ने भी यही मुस्कुराया था। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए थे। आज अली हाउस को दुल्हन की तरफ सजाया गया था। दिल खोल कर गरीबों में खराब दिखी थी, कहना बेहतर होगा। सबने अलग अलग दोनों हाथों से दान किया था। देखते भी क्यों न इस घर के जान पर जो कुछ वक्त के लिए कहने लगा था वो आज हट गया था। मेहताब का रिपोर्ट नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से सबके चेहरों की चमक देखने लाई थी। न जाने कितनी देर तक तो रोने धोने का प्रोग्राम चला था। सभी रिश्तेदार मिलकर गए थे। ये कहना बेहतर होगा कि जिसने सुना वही अपनी खुशी का इजहार करके चला गया था। ज़ुबिया
अब शाम में इसके मामा पापा के साथ आई हुई थी क्योंकि इसे मेहताब के साथ बहुत वक्त गुजारना था। सब बड़े डिनर के हाल में बैठे हुए थे। मेहताब और ज़ोबिया मेहताब के कमरे में थी और कौकब का दिल जल कर कोयला हो चुका था। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ था वो मैं हूँ। कौकब आफ्ताब को लॉन की कुर्सियों की तरफ आता देखकर अपना दुखड़ा सुनाया था। अच्छा, अब मुझे भी तो पता चला कि मेरे छोटे भाई का क्या क्या और किस चीज़ का नुकसान हुआ है। आफ्ताब इसके आगे की कुर्सी खींच कर बैठते पूछा था। अलबत्ता इसके मुँह को देख कर आने वाली हंसी को मुश्किल से कंट्रोल किया था। ये पूछा कितना नुकसान हुआ है भाई? अच्छा वही बता दो। आफ्ताब फ़ोन टेबल पर रखते हुए पूरी तरह इसके जाने में मतवजा हुआ था। पता है, अच्छा खासा सबने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि अभी सादगी से रुखसती करवा लेंगे, बाद में आराम से कभी भी अच्छा सा डेट देखकर वलीमा कर लेंगे। लेकिन क्या? आफ्ताब ने दिलचस्पी से पूछा। बीच में इस मनहूस टीवी एंकर ने आकर खबर दे दी, कल से सबको घर में कैद किया जा रहा है और बाहर निकलने की सूरत में पुलिस वालों के हाथों ये कैद बामुश्किल में तब्दील हो सकती है। कौकब के अंदाज पर आफ्ताब के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया था, इसलिए खुलकर हंसा था। हंसकर और दिल ना चुराएं भाई, ये कौकब नाराज़गी से बोला था। यार लेकिन वो ये सब अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। आफ्ताब ने हंसी रोकते हुए कहा था। आप तो कहेंगे आपकी मनकूहा साहिबा हर वक्त आपकी नजरों के सामने चुराती हैं। कौकब का मुंह मजीद बन गया था। और इस लॉकडाउन ने जो मेरा दिल जलाने की कसर रखी हुई है वो अपनी मनकूहा पूरी कर रही है। कौकब के तोपों का रुख मेहताब की तरफ था। इसने अब क्या किया है? आफ्ताब मेहताब के नाम पर सीधा हुआ था। वो ज़ोबिया के साथ अपने कमरे में बैठकर पूरे साल का बजट जो इस मनहूस से लॉकडाउन की वजह से रुक गया है वो देख रही है और मेरे मुंह पर दरवाज़ा मारते हुए कहा है कि जेंट्स नोट डालाओ। कौकब की इसकी नकल उतारते हुए मुंह के ज़ावी बनाकर बोला था। ये तो सच में बहुत बुरा है तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। आफ्ताब इसका दुख सुनकर हमदर्दी से के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला था। मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। कौकब संभल कर बोला था। क्यों? अब इसके मकसद की बात हो सकती थी। अच्छा तो क्या चाहिए? आपकी चुड़ैल को बाहर बुलाएं बस। कौकब ने आसान हल बताया था, लेकिन इसके चुड़ैल कहने पर आफ्ताब ने एक मुक्का रसीद किया था। क्या है भाई? बीवी की मोहब्बत में भाई को मुक्के मार रहे हैं। कौकब ने अपनी कमर को सहलाते हुए दहाई दी थी। अपने बारे में क्या ख्याल है? 3 महीने की मनकूहा की खातिर पूरे हुकूमत को गिन रहे हो? आफ्ताब ने भी हिसाब बराबर किया था। जाओ लॉन में वो आ रही है। आफ्ताब टेक्स्ट में मेहताब को लॉन में आने का कहा था, जिस पर इसने आ रही हूँ का रिप्लाई किया था। कौकब को फौरन अंदर भागा था, ऐसा कि रास्ते में आती मेहताब को भी नोटिस नहीं दिया था। आपने बुलाया? मेहताब कुर्सी के पास खड़ी बोली थी। हाँ यार, तुम मुझे यहाँ आकर भूल ही गई हो। आफ्ताब ने इस अपने पास से कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए शिकन के नान नजरों से कहा था। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस सब छोड़ ही नहीं रहे थे इसलिए, और तुमने मुझे छोड़ दिया। आफ्ताब की शिकायत अरूज पर थी। कैसी बातें कर रहे हैं? जिस इंसान ने मेरा खड़े वक्त में साथ नहीं छोड़ा, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मजहब जज्बाती हुई थी। सब में अल्लाह की मसलत है। देखा तुमने कल जो तुम मेरी परछाई से भी भागती थी, आज मेरे एक मैसेज पर दौड़ी चली आई हो। आफ्ताब की बात पर खुलकर मुस्कुराई थी। ऐसे ना हो यार, एक तो रुखसती इस मनोज से लॉकडाउन की वजह से रोक दी गई है और बेकाबू हो रही है और तुम बेकाबू हो रही हो। आफ्ताब को कौकब की जुबान बोला तो आपके दोनों के कह के लाउंज में गूंजे थे। एक चीज़ मांगो आपसे, जान मांगो वो भी मुस्कुरा कर दे दूंगा। आफ्ताब जज्बातों से झूठ लक्ष्मी बोला था। नहीं, मुझे तो आपका साथ चाहिए, वो भी हर हाल में। आफ्ताब ने इसके बात पर उठकर इससे खुद में बीछ लिया था। इसके माथे पर अपनी इज्जत के फूल खिलाए जिसमें मेहताब पूरे दिल से मुस्कुराई थी। दूर आसमानों में डूब चांद ने भी इन चांद सूरज की जोड़ी को देखकर मुस्कुरा दिया था। सो डियर रीडर्स, से था नावल, और नावल का नाम है तुम रहना साथ मेरा बाय जानू JNU, जो भी नाम है। दूसरा ये है कि इसमें इमला की कुछ मिस्टेक थी। इमला की मिस्टेक ऐसी थी कि लाइन थोड़ी तरतीब से नहीं लिखी हुई थी, इस वजह से मैं भी अटक अटक के पढ़ रही थी। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से पढ़ने की। और दूसरी बात अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं रोज़ा रख के तो ये रिकॉर्डिंग करती हूँ, और अभी मेरी आंखें पूरी की पूरी बंद हो रही हैं, तो इस वजह से बस मैंने पढ़ लिया, जैसा भी पढ़ लिया। तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा गलती को, ताकि जो भी हुई है इग्नोर कीजिएगा और अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। नॉर्मल नावल था, ज़्यादा वो नहीं था, बस हल्का फुल्का था, कोरोना वायरस के टाइम का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।